Hello students, today we will discuss about inventory control techniques. सबसे पहले इन्वेंट्री क्या होती है। देखिए, इन्वेंट्री के अंदर रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये सभी आ जाता है। यानी कि जो भी स्टॉक आप अपने वेयर हाउस में रखते हैं वो सब आपकी इन्वेंट्री है। एंड इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है? कंट्रोल यानी कि हम क्यों इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली हम इसीलिए करते हैं ताकि जो स्टॉक है वो आउट ऑफ स्टॉक ना हो या ओवर स्टॉक की सिचुएशन ना आए। तो इसमें क्या है, देखिए, आउट ऑफ स्टॉक हुआ यानी आपको जो है स्टॉक की नीड है एंड आपके पास उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है स्टॉक। आपके पास ऑर्डर आया कस्टमर से बट आपके पास एडिक्वेट स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो इससे क्या होगा, जो कस्टमर है वो किसी और के पास चला जाएगा, आपकी गुडविल अफेक्ट होगी, आपके कस्टमर से रिलेशन ख़राब होंगे। एंड ओवर स्टॉक होता है तो इससे क्या होगा, स्पेस ऑक्यूपाई होगा, कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सामान ऐसे ही पड़े पड़े ख़राब होगा, एक्सपायर हो जाएगा। सो दैट्स वाई हम जो है इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अलग अलग तरह की जो इन्वेंट्रीज़ हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं, किस पे कितना कंट्रोल हमें रखना है, किसको कितना रिव्यू करना है, तो वो सब हम इसमें देखते हैं। यानी जिस टाइम पे जितना मटेरियल आपको चाहिए उतना मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, उतना स्टॉक आपके पास अवेलेबल हो, इसके लिए इन्वेंट्री कंट्रोल जो है हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कि कौन सा मटेरियल कौन सी कैटेगरी में आएगा एंड किसको कितना कंट्रोल करना है। तो ये हमें टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल में हमें पता चलता है, जो जो इसकी टेक्निक्स है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस। तो देखिए, टोटल 8 टेक्निक्स है एंड इनके जो क्लासिफिकेशन के बेसिस है, बेसिकली जो इन्वेंट्री है उसको हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे वो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे जो आपका ABC एनालिसिस है, इसमें जो इन्वेंट्री है उसको टोटल वैल्यू ऑफ आइटम्स के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं कि कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स जो है आपके पास है, उस बेसिस पे हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। VED एनालिसिस में इम्पोर्टेंस के बेस पे इन्वेंट्री को क्लासिफाई किया जाता है। FSN जो एनालिसिस है इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज ऑफ आइटम के बेस पे हम देखते हैं कि कितना हम जो है कितना ज़्यादा हम उसको यूज़ कर रहे हैं या कम यूज़ कर रहे हैं, उस बेसिस पे। HDE क्लासिफिकेशन में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं इन परचेजिंग, उसके बेस पे गुड्स को क्लासिफाई करते हैं। HML एनालिसिस के अंदर कॉस्ट पर यूनिट के बेस पे। XYZ में वैल्यू ऑफ आइटम्स इन स्टॉक, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। SOS एनालिसिस में सप्लाई का जो नेचर है उसके बेस पे करते हैं, इन्वेंट्री की सप्लाई के नेचर के बेसिस पे। एंड जो गोल्फ एनालिसिस है इसमें शोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पे इन्वेंट्री का क्लासिफिकेशन करते हैं। हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे जो ABC एनालिसिस है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। VED एनालिसिस की फुल फॉर्म है वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। FSND एनालिसिस की जो फुल फॉर्म है वो है फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉर्मल मूविंग, डेड स्टॉक। ये जब आप वन बाय वन इसको पढ़ेंगे तो आपको ये क्लैरिटी आएगी कि किसके अंदर क्या है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, आफ्टर दैट वी विल गो अहेड। ओके, सो ABC एनालिसिस सबसे पहली टेक्निक। देखिए, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ABC एनालिसिस है इसमें हम जो गुड्स है उसको टोटल वैल्यू ऑफ आइटम के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। 3 कैटेगरीज होती है इसके अंदर इन्वेंट्री की, उसमें उसको क्लासिफाई करते हैं कैटेगरी A, B एंड C। जो आपकी कैटेगरी A है इसके अंदर सबसे हाईएस्ट वैल्यू के आइटम्स आते हैं, लेकिन क्वांटिटी उनकी बहुत ही कम होती है। जो वैल्यू है उन आइटम्स की वो बहुत ज़्यादा हाई होगी बट जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होगी। यानी कि वैल्यू तो उनकी 70% है बट क्वांटिटी हम कितनी रखेंगे उसकी, ओनली 10%। उसके बाद कैटेगरी B में वो आइटम्स आते हैं जो इनकी मॉडरेट वैल्यू होती है, यानी मॉडरेट वैल्यू के आइटम्स आते हैं एंड इनकी क्वांटिटी भी मॉडरेट ही होती है, 20% वैल्यू 20% क्वांटिटी। उसके बाद जो कैटेगरी C है इसमें लिस्ट वैल्यू आइटम्स आते हैं लेकिन क्वांटिटी इनकी सबसे ज़्यादा होती है। जैसे जो आपकी कैटेगरी A थी इसमें जो वैल्यू थी वो हाईएस्ट थी लेकिन जो क्वांटिटी थी वो सबसे कम थी। वहीं जो कैटेगरी C है इसमें वैल्यू सबसे कम है एंड जो क्वांटिटी है वो सबसे ज़्यादा है। 10% वैल्यू है बट क्वांटिटी इसकी 70% है।
तो उसी बेसिस पे हम इनका कंट्रोल भी करते हैं, उसी बेसिस पे रिव्यू भी करेंगे। जैसे कि जो कैटेगरी ए है इसमें इम्पोर्टेंट आइटम्स है, हाई वैल्यू के आइटम्स है। एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं गोल्ड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे हम एक गोल्ड स्मिथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो गोल्ड को कहाँ रखेगा, वो गोल्ड को किसी सेफेस्ट प्लेस पे रखेगा, अपनी तिजोरी में रखेगा। तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल वो उसके ऊपर करेगा, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली है। तो कॉस्टली आइटम्स इसके अंदर आती हैं। उसके बाद कैटेगरी बी के अंदर मॉडरेट कंट्रोल वो रखेगा। लाइक हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं सिल्वर का, इसमें क्योंकि ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं आता है एज़ कम्पेयर टू गोल्ड, तो इस पर कंट्रोल मॉडरेट होगा एंड कॉस्टली जो है ये कम है क्योंकि। उसके बाद आपका कैटेगरी सी है, इसमें सबसे लेस कंट्रोल के आइटम आते हैं जो कि कॉस्टली नहीं होते हैं, जैसे कि ब्रोंज, तो वो अपने शोकेस में ही इसको रख लेगा, इस पर ज़्यादा कंट्रोल की भी नीड नहीं होती है। तो ये आपकी ABC एनालिसिस थी। उसके बाद नेक्स्ट आती है VED एनालिसिस। VED एनालिसिस क्या होता है, वाइटल आइटम्स। इसमें जो है VED की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल। वाइटल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री जो होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, वो इसमें आते हैं। यानी इसमें वो आइटम्स आते हैं, वो मटेरियल आता है, वो प्रोडक्ट आता है जिसके बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं है, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो वो वाइटल की कैटेगरी में रखेंगे। इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, होगा ही नहीं। जैसे कि कोई फर्नीचर कंपनी है, वुड फर्नीचर कंपनी है, तो वो लकड़ी ही नहीं होगी तो वो फर्नीचर कैसे बनाएगी। तो जो लकड़ी है यानी जो वुड है वो इसमें आ जाएगी। उसके बाद आपका इसेंशियल आइटम ऑफ इन्वेंट्री आता है। इसको भी कंसीडर किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, इसेंशियल इसको कंसीडर किया जाता है। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दिस मे बी टॉलरेटेड फॉर फ्यू आवर्स और डेज। बट इसमें ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन बिल्कुल ही स्टॉप हो जाएगा। हालांकि इट विल अफेक्ट, बट आप मैनेज कर सकते हो, कुछ घंटे या 1-2 दिन आप इसके बिना मैनेज कर सकते हो, बट स्टिल आपको इसकी नीड होगी एंड आपको ये लेना पड़ेगा। तो इसीलिए ये भी इसेंशियल है। उसके बाद है डिज़ायरेबल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट अफेक्ट प्रोडक्शन डायरेक्टली। देखिए ये जो आपके डिज़ायरेबल आइटम्स है जो डी कैटेगरी में हैं, ये हो तो अच्छा है, ये आपके जो प्रोडक्ट है उसमें बेनिफिट ही करेंगे प्रोडक्शन, बट ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे तो प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि प्रोडक्शन होगा ही नहीं, ये नहीं होंगे तो बस ये प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इनके ना होने के कारण रुक जाए, ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो इट फैसिलिटेट प्रोडक्शन, उसी हिसाब से कंट्रोल भी होगा। जो वाइटल आइटम्स हैं देखिए उन पे सबसे ज़्यादा हम अटेंशन देंगे, सबसे ज़्यादा कंट्रोल रखेंगे, उनका रिव्यू सबसे ज़्यादा करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है, उसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। उसके बाद आपका है इसेंशियल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज़, इसमें हम थोड़ा सा कम कंट्रोल रखेंगे। एंड जो डिज़ायरेबल आइटम ऑफ इन्वेंट्रीज़ है इसमें हम बहुत ही कम कंट्रोल रखेंगे। तो उसी बेसिस पे, जैसे जो जिस कैटेगरी में जो आइटम आ गए ना, हम उसी बेसिस पे उसका कंट्रोल करेंगे, उसी बेसिस पे रिव्यू करेंगे, अटेंशन देंगे। उसके बाद है FS&D एनालिसिस। इसमें जो इन्वेंट्री है, जो आइटम्स है, उसको हम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज के बेस पे क्लासिफाई करते हैं कि कौन सी इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा यूज़ में आती है। जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आती है, उसको हम फास्ट मूविंग में रखेंगे। एंड जो बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आती उसे हम डेड स्टॉक में रख देंगे। तो इस बेसिस पे हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे फास्ट मूविंग में आइटम्स इन योर इन्वेंट्री स्टॉक दैट आर इश्यूड और यूज्ड फ्रीक्वेंटली, बहुत ज़्यादा ये यूज़ में आती हैं, तो फास्ट मूविंग में आप इनको रखेंगे। इनका बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, इनका बहुत ज़्यादा कंजम्पशन रेट इनका बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा इनका यूज़ होता है, नीड होती है, तो फास्ट मूविंग में ये इन्वेंट्रीज आ जाएगी। इन्हीं पे ज़्यादा हम कंट्रोल भी रखेंगे, ज़्यादा रेगुलर बेसिस पे रिव्यू भी करेंगे इसका। उसके बाद नॉर्मल मूविंग में क्या है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं, फास्ट मूविंग के कंपैरिजन में कम, बट रेगुलर बेसिस पे आप इसका यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन में इसका यूज़ होता है, तो वो नॉर्मल मूविंग में आ जाता है। परचेज्ड एंड स्टोर्ड प्रोबेबली वंस और ट्वाइस इन अ ईयर, यानी साल में आपको 1 या 2 बार इसको खरीदना पड़ता है। उसके बाद है स्लो मूविंग। स्लो मूविंग क्या है कि ये कम यूज़ में आती है,
जैसे कि जो नॉर्मल मूविंग था इसके अंदर क्या है कि आपको साल में उसको 1 या 2 बार खरीदना पड़ रहा था, बट इसको आप 2 साल में 3 साल में भी खरीदोगे 1-2 बार तो भी आपका काम चल जाएगा। यानी इतना ज़्यादा इसमें इसका यूज़ नहीं होता है इसमें इस कैटेगरी के आइटम्स का। तो वो स्लो मूविंग में आते हैं। एंड उसके बाद है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक में वो आइटम्स आते हैं जिनका यूज़ ही नहीं होता है, यानी वो यूज़ ही नहीं हो गए, ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो आइटम्स इसके अंदर आते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी हम रिपोर्ट करेंगे कि इसे डिस्पोजल के लिए निकाला जाए, क्योंकि यूज़ ही नहीं होते ये। सो हमें इसका डिस्पोजल करना पड़ेगा, तो इसीलिए हम इसके डिस्पोजल के लिए हम इसकी रिपोर्ट करेंगे। एंड इसको जो है कॉस्टिंग एंड P&L अकाउंट में हम इसे एज एन लॉस ट्रांसफ़र करेंगे। अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को बोलेंगे कि इसे आप एज अ लॉस आप दिखाएं एंड इसको डिस्पोजल के लिए जो है निकालेंगे हम। तो ये इस बेसिस पे हमने इसमें क्लासिफिकेशन किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूसेज के बेस पे, टर्नओवर के बेस पे क्लासिफाई किया कि किसका कितना ज़्यादा यूज़ होता है, किसकी कितनी ज़्यादा सेल होती है, किसका ज़्यादा कंजम्पशन रेट है, उस बेस पे हमने किया। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी SDE एनालिसिस। SDE एनालिसिस में क्या है, इसके अंदर हम जो है क्लासिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड इन परचेजिंग के बेस पे, यानी कि कौन सा आइटम ईज़िली अवेलेबल है, कौन सा आइटम बहुत ही डिफ़िकल्टी है उसको ख़रीदने में, ईज़िली अवेलेबल नहीं है, उस बेसिस पे हम करते हैं। जैसे कि इसकी जो स्कार्स, डिफ़िकल्ट एंड इजी, इस तरह से हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। स्कार्स प्रोडक्ट्स आर यूजुअली इम्पोर्टेड एंड टेक लॉन्गर टाइम टू अराइव, वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट। यानी जो स्कार्स प्रोडक्ट्स है ये बहुत ही मुश्किल है इनको प्राप्त करना, इन्हें हासिल करना। बेसिकली इनको इम्पोर्ट किया जाता है बाहर से, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, यानी आपको ये ईज़िली नहीं मिलते हैं, ईज़िली अवेलेबल नहीं हैं, तो ये बहुत ही दुर्लभ है, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो इसके अंदर स्कार्स कैटेगरी में उन आइटम्स को डाल देंगे। डिफ़िकल्ट टू गेट, यानी कि इनको भी प्राप्त करना आसान नहीं है, इन्हें भी ख़रीदना आसान नहीं है, लेकिन उतना मुश्किल नहीं है जितना कि स्कार्स प्रोडक्ट्स है, क्योंकि उनको तो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे थे एंड वो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था उनको आने में। लेकिन जो डिफ़िकल्ट टू गेट है इनको उतना ज़्यादा नहीं है, बट हाँ डिफ़िकल्ट इनको भी है हासिल करना, ये भी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, दुर्लभ है। उसके बाद इजी टू गेट, यानी जो बहुत ही ईजिली अवेलेबल है, आप आसानी से मार्केट से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं, ईजी है इनको हासिल करना, तो वो इजी की कैटेगरी में हम डाल देते हैं। उसके बाद है आपका HML एनालिसिस। HML एनालिसिस जो है, इसमें हम इन्वेंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में। किस बेसिस पे, प्रोडक्ट्स के यूनिट प्राइस के बेस पे, उनका प्रोडक्ट यूनिट प्राइस क्या है, उनका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसके बेस पे, कॉस्ट पर यूनिट के बेस पे हम इसमें क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि H जो कैटेगरी है इसमें हाई कॉस्ट के आइटम्स आ जाएंगे, हाई वैल्यू कह सकते हैं हम, हाई कॉस्ट आइटम्स इसके अंदर आ जाते हैं, तो इनको ज़्यादा अटेंशन देंगे, ज़्यादा रिव्यू, ज़्यादा कंट्रोल। तो हाई कॉस्ट आइटम्स आपके H कैटेगरी में आ गए, हाई वैल्यू के जो आइटम्स हैं। उसके बाद जो मीडियम कॉस्ट के आइटम हैं उसको हम M कैटेगरी में डाल देंगे, मीडियम कॉस्ट में, कि इनकी जो है इतनी ज़्यादा हाई कॉस्ट नहीं है। उसके बाद जो लो कॉस्ट है, इसमें लो कॉस्ट के आइटम्स आएंगे, लो वैल्यू के आइटम्स आएंगे, जिनकी कॉस्ट बहुत ही कम है, इन पे हम अटेंशन भी कम देंगे, रिव्यू भी कम करेंगे, कंट्रोल भी कम करेंगे। तो ऐसे हमने जो है कॉस्ट के बेसिस पे इसमें क्लासीफाई किया। उसके बाद आपकी 6th है XYZ एनालिसिस। इसमें हम क्या करते हैं, द XYZ एनालिसिस इज़ अ वे टू क्लासीफाई इन्वेंट्री आइटम्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी ऑफ देयर डिमांड। यानी इसमें हम जो इन्वेंट्रीज है उसको क्लासीफाई करते हैं वेरिएबिलिटी ऑफ देयर डिमांड के बेस पे। जैसे कि आपने जो है, हमने जो डिमांड फोरकास्ट की कि इतना जो है कंजप्शन होगा, इतनी इसकी डिमांड आएगी, हमने वो फोरकास्ट की। इसका तो इसका मार्केट में इतना कंजम्पशन होगा, हमने वो चीज़ फोरकास्ट की। तो उसमें कितना वेरिएशन आता है, क्या आपने जितना डिमांड आपने फोरकास्ट की थी, क्या उतनी ही डिमांड उसकी एक्चुअल में भी आई? तो हम ये देखते हैं उसमें कितना वेरिएशन है, यानी आपने क्या फोरकास्ट किया था, आपने क्या एक्सपेक्टेशन लगाई थी, एंड एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में कितनी डिमांड आई, एक्चुअल में कितना जो है उसका कंजम्पशन रेट रहा, तो उसमें क्या सेम है वो, या उसके अंदर वेरिएशन कितना है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस है या कम डिफरेंस है। तो उस बेसिस पे हम इसमें क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे कि आपने जितनी डिमांड फोरकास्ट की थी कि इसकी इतनी डिमांड आएगी इस प्रोडक्ट की, एंड एक्चुअल में उसकी उतनी ही डिमांड आई, उतने ही लोगों ने जो है उसको परचेज़ किया, उतनी ही उसकी डिमांड आई, तो हम जो है इसके अंदर, यानी कि इसमें ज़्यादा
आपको कंट्रोल करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपने जितना एक्सपेक्ट किया उतना उतना ही डिमांड आई है उसकी, तो इसमें ज़्यादा कंट्रोल करने की नीड नहीं होगी। तो हम वन बाय वन एक बार इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला है आपका एक्स, इसमें वेरी लिटिल वेरिएशन होता है, सबसे कम वेरिएशन इसमें होता है एक्स कैटेगरी के अंदर। एक्स आइटम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्टडी टर्नओवर ओवर टाइम, फ्यूचर डिमांड कैन बी रिलायबली फोरकास्ट, यानी आप इसको जो है फोरकास्ट कर सकते हैं। एक्स आइटम्स में वो आइटम्स आते हैं जो कि आप फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें आप जो डिमांड फोरकास्ट करेंगे एक्चुअल में भी उतनी ही जो है डिमांड आती है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, उसमें सेम होता है। तो वेरिएशन आने के चांसेस इसमें नहीं होते हैं, क्योंकि जितनी आपने डिमांड फोरकास्ट की है उसकी उतनी ही डिमांड आती है। वेरिएशन कुछ आया ही नहीं, कुछ डिफरेंस ही नहीं आया, वेरिएशन ही नहीं आया, तो आप ज़्यादा जो है इसमें कंट्रोल नहीं रखेंगे, ये इसमें आ जाता है। उसके बाद आपका वाई है, वाई कैटेगरी के अंदर सम वेरिएशन, थोड़ा सा वेरिएशन इसमें रहता है, इसमें एक्स के कंपैरिजन में वेरिएशन जो है थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, वेरिएशन इसमें आएगा, यानी आपने जो प्रिडिक्ट किया था, आपने जो सोचा था उसमें थोड़ा वेरिएशन जो है आता है, फ्लक्चुएशन रहेगा, कि जो हो सकता है वो किसी भी रीज़न की वजह से वेरिएशन आ सकता है, तो नॉन फैक्टर की वजह से भी आ सकता है, आपको पता होता है लेकिन इसमें पहले से कि हाँ इसमें वेरिएशन आना ही है, क्योंकि आपने इसलिए तो इसमें क्लासिफाई किया है ना एक्स वाई जेड कैटेगरीज के अंदर, आपने इसलिए तो उन जो आइटम्स हैं उनको क्लासिफाई किया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो आइटम्स हैं इनकी जो डिमांड हम फोरकास्ट करेंगे इनमें उतनी ही आने वाली है डिमांड, तो आपने उनको एक्स कैटेगरी में डाल दिया। वाई कैटेगरीज में आपने उन आइटम्स को डाला है जिनमें कि आपको पता है पहले से कि हाँ इसमें जो है वेरिएशन आ सकता है, इसमें वेरिएशन आएगा, तो आप फोरकास्ट कर चुके हैं ये चीज़ पहले कि इसमें वेरिएशन आना ही है, इसमें वेरिएशन आएगा, वो किसी भी रीज़न की वजह से आ सकता है, सीज़न चला गया है उसका, और लोगों की उसमें पसंद में चेंज हो गया, किसी भी रीज़न की वजह से यू हैव फोरकास्टेड इट, तो इसमें वेरिएशन आता है, कुछ वेरिएशन इसके अंदर आता है। उसके बाद आपका है एंड इसीलिए वेरिएशन आता है, इसीलिए इसमें डिफ़िकल्ट है फोरकास्ट करना डिमांड को। एक्यूरेटली आप डिमांड फोरकास्ट नहीं कर सकते कि हाँ इतनी ही डिमांड आएगी इसकी, यू कांट एक्यूरेट दैट, मतलब आप उसको एक्यूरेटली फोरकास्ट नहीं कर सकते। उसके बाद है जेड द मोस्ट वेरिएशन, इसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन आता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है इसमें आता है, इसमें वेरिएशन को फोरकास्ट जो है आप नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं आप कि इसकी डिमांड इतनी ही आने वाली है, कितना वेरिएशन होगा वो भी आप फोरकास्ट नहीं कर सकते, कितनी डिमांड होगी वो भी आप फोरकास्ट नहीं कर सकते। डिमांड फॉर जेड आइटम्स कैन फ्लक्चुएट स्ट्रॉन्गली और अगर स्पोरेडिकली, there is no trend or predictable casual factors making reliable demand forecasting impossible, तो डिमांड फोरकास्टिंग इसमें इम्पॉसिबल है, आप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आता है। आप डिमांड फोरकास्ट कर भी लेंगे तो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आपने जो प्रिडिक्ट किया था उस हिसाब से डिमांड आएगी नहीं, यू कांट प्रिडिक्ट इट, तो वो आप इसमें डाल देते हैं जेड कैटेगरी के अंदर। उसके बाद आपका नेक्स्ट है सेवन्थ SOS एनालिसिस। SOS एनालिसिस में हम जो मटेरियल्स हैं उनको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सप्लाई, कि उनकी सप्लाई का नेचर क्या है। इसमें सीजनल एंड ऑफ सीजनल मटेरियल्स आते हैं। सीजनल यानी कि देखिए बेसिकली कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनका सीज़न होता है तो उसमें वो चलते हैं ज़्यादा, एंड कुछ होते हैं कि उनका सीज़न नहीं है, ऑफ सीज़न है, तो उसमें वो नहीं बिकते, हालांकि वो स्टोर होते हैं बट उस टाइम पे कॉस्टली मिलते हैं। तो ये हेल्प करता है टू मैनेज परचेज एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल विच आर सीजनल इन नेचर। तो हम जो है कर सकते हैं कि हमें पता है ये सीजनल है प्रोडक्ट अभी, बट हम ऑफ सीजनल के लिए भी उसको स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसमें उसकी जो डिमांड आ गई है उसको मैनेज कर पाएँ। तो इसमें एग्रीकल्चर जो इनपुट है वो उसका एग्जांपल लिया जा सकता है, जैसे कि आपके लाइक पटैटो, राइस, इन सब की, पटैटो, टमाटो, इन सब का अलग अलग जो है आपका पीरियड होता है, सीज़न होता है अलग अलग। तो जो सीज़न होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम मटेरियल को मंगवाते हैं। जैसे कि मैंगो का सीज़न आता है तो उस टाइम पे आपने देखा होगा मैंगो कितने ज़्यादा बिकते हैं एंड उनकी कॉस्ट भी कम होती है क्योंकि उनका सीज़न है। तो सीज़न के बेस पे जो है वो प्रोडक्ट को मंगवाते हैं, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सीज़न के अकॉर्डिंग आते हैं। ऑफ सीज़न आपको वो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, हालांकि मिल जाएंगे, स्टोरेज करके रखते हैं कुछ जो सेलर हैं, बट
महंगे मिलेंगे आपको ऑफ सीजनल जो प्रोडक्ट हैं, लेकिन सीज़न में जो उनका सीज़न होता है उस टाइम पे वो सस्ते मिलते हैं। तो इसमें सीजनल एंड ऑफ सीजनल इस बेसिस पे प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट है आपका गोल्फ एनालिसिस। इसमें हम जो है मटेरियल को क्लासिफाई करते हैं सोर्स ऑफ सप्लाई के बेस पे, कि हमने जो है उसका जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो क्या है, उसके बेस पे हम करते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है जैसे कि गवर्नमेंट, ऑर्डिनरी, लोकल, फॉरेन। देखिए गवर्नमेंट क्या है, लॉन्ग लीड टाइम, यानी कि इसमें ये जो जी कैटेगरी है गवर्नमेंट, इसमें वो मटेरियल आते हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू आप खरीदेंगे, गवर्नमेंट के थ्रू जो आते हैं, गवर्नमेंट इनमें इन्वॉल्व होगी, इसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो इन्वॉल्व होगी, आपको उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, यानी इसमें ज़्यादा चेक करेंगे वो, इसको आने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी आपको, तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, तो टाइम इसमें ज़्यादा लगने वाला है। उसके बाद ऑर्डिनरी, इसमें मॉडरेट लीड टाइम होता है, इसमें वो आते हैं प्रोडक्ट्स जिसके अंदर हालांकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है इसमें, बट टाइम लगता है, लेकिन जो गवर्नमेंट की कैटेगरी थी उसके कंपैरिजन में कम लगता है, बट टाइम लगता है इसमें, एंड ये चीज़ें आती रहती है, ये जो प्रोडक्ट्स हैं मंगवाते रहते हैं, ऑर्डिनरी है। उसके बाद है लोकल, लोकली अवेलेबल है मिनिमल लीड टाइम पे, ये वो आइटम है इसमें वो लोकली, जो कि लोकली अवेलेबल है, कम टाइम इनको लगता है, जब भी आपको नीड है आप जाके इनको ले सकते हैं, आप इस पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे, चेक इस पे ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इफ़ ये स्टॉक आउट हुआ भी इनका तो आप जाके डायरेक्टली मटेरियल को मार्केट से ख़रीद लेंगे, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये लोकल आइटम्स इसमें आते हैं, लोकली जो कि अवेलेबल है बेसिकली वो इसमें आते हैं। उसके बाद है फॉरेन, इसमें भी ज़्यादा टाइम लगता है, हायर नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज़ इसमें करनी पड़ती है, यानी कि वो इसमें आइटम्स आते हैं जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ऑब्वियसली आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं तो मटेरियल जो है वो महंगा भी होगा, एंड आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, आपको वो मटेरियल बेशक महंगा ना हो बट स्टिल आपकी थोड़ी ज़्यादा उसमें कॉस्ट आएगी, क्योंकि यू आर इम्पोर्टिंग दैट, तो अलग से उसके चार्जेस भी आपको देने पड़ सकते हैं, इम्पोर्ट ड्यूटी वगैरह जो पे करनी पड़ती है। तो इसमें जो है फॉर्मेलिटीज़ भी काफ़ी करनी पड़ती है, क्लियरेंस की, शिपिंग की, तो ये सब फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तो इसलिए टाइम इसमें ज़्यादा लग जाता है। तो ये आज हमने इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स की, टोटल 8 टेक्निक्स थी इन्वेंट्री कंट्रोल की, जो कि हमने पढ़ी। आई होप आप सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।